हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक। तो एक बार बात करते हैं लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी के बारे में, मुगल वंश के बारे में। और जो मुगल वंश है उसमें हमने पढ़ लिया था बाबर के बारे में। आप लोगों को मैंने ये बताया था मेडिवल हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुगल वंश है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, जो पूरा मेडिवल हिस्ट्री है इसमें जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल वंश है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में मध्यकालीन इतिहास से कोई क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो याद रखिए मुगल वंश से ही आएगा। अब पीछे जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे, जो आपके कैंसिल हो चुके थे ग्रामसी वाले, तो उनमें भी मुगल साम्राज्य से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे। तो आज की क्लास में हम मुगल डायनेस्टी को पढ़ेंगे और आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम अकबर महान को पढ़ने वाले हैं। यानी मैं आपको ये बता देता हूँ, और मैंने प्रीवियस यानी फर्स्ट ऑफ क्लास में आपको बताया था, जो इंडियन हिस्ट्री है इसके 3 पार्ट हैं। सबसे जो पहला पार्ट है, इस पार्ट का नाम प्राचीन इतिहास है, और सेकंड पार्ट मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा था आधुनिक इतिहास। तीनों ही पार्ट के अंदर एक ना एक पर्टिकुलर ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज पर एग्जांपल, जैसे जो प्राचीन इतिहास है उसमें आपको अशोक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो महान की संख्या वो अशोक को दी गई है। और जो सेकंड ऑफ पार्ट है जैसे मध्यकालीन इतिहास, इसमें आपको अकबर को पढ़ना है, अकबर को महान बोला गया है। और थर्ड पार्ट जो आधुनिक इतिहास है उसमें महान बोला गया महात्मा गांधी को, जो आपके राष्ट्रपिता हैं। तो आज क्लास में हम अकबर भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम हुमायूं से, क्योंकि लास्ट जो हमारी क्लास हो चुकी है उसमें हम बाबर को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हुमायूं को। तो हेडिंग डालते हैं और शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हुमायूं को। अब देखिए हुमायूं, तो देखिए आज की क्लास में जो हुमायूं है, हुमायूं को हम पढ़ते हैं कब से कब तक, 1530 से लेकर 1556 तक। अब आप ये कहेंगे सर बीच में शेरशाह सूरी का भी शासनकाल आता है, वो मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, अब पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आप लोगों को बारीकी से। तो देखिए जो हुमायूं है ये 1530 से लेकर 56 तक इनका टाइम पीरियड है। बीच में 1530 से लेकर 1540 तक शुरुआत में 10 साल के लिए शासन करेंगे। फिर इसके बीच में शेरशाह सूरी आ जाएंगे या शेरशाह सूरी वंश चलेगा। उसके बाद में शेरशाह सूरी वंश खत्म होगा 1555 में। फिर 1555 से लेकर 56 तक हुमायूं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बीच में सूरी वंश नहीं पढ़ाऊंगा। पहले हम कंटिन्यू किसको पढ़ेंगे, मुगल वंश को खत्म करेंगे, यानी कंटिन्यू हम हुमायूं को ही पढ़ते रहेंगे, उसके बाद मुगलों को ही पढ़ेंगे। जैसे ही हमारे औरंगजेब के बाद मुगल वंश खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम सूरी वंश को पीछे आएंगे और फिर से सूरी वंश को पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। अब देखिए जो हुमायूं है, हुमायूं में हमें क्या पढ़ना है, तो हमने आप लोगों ने पढ़ा था बाबर का सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। तो हुमायूं में हम ये पढ़ते हैं हुमायूं में 1 मिनट। तो हुमायूं में हम पढ़ते हैं, देखिए जो हुमायूं है ये बाबर का बेटा था, और जो बाबर है, बाबर के 4 बेटे थे। हम पढ़ते हैं बाबर के 4 बेटे थे, और बाबर के जो 4 बेटे थे जो आपने पढ़े थे, उन चारों के नाम मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को लिखवाए थे। आज फिर देख लीजिए। सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, उसके बाद दूसरा बेटा इसका कामरान था, तीसरा जो बेटा था उसका नाम था अस्करी, और जो चौथा बेटा था उसका नाम था हिंदाल। जो चौथा बेटा था उसका नाम था हिंदाल। अब बाबर ने क्या किया था, अपने मरने से पहले बाबर ने अपने चारों बेटों में अपना वसीयतनामा लिखा था, और अपने बड़े बेटे को कहा था कि चारों बेटों में बराबर बराबर साम्राज्य बांट दिया जाए, जितना भी बाबर ने जीता था। तो बाबर ने अपने चारों बेटों को बराबर बराबर साम्राज्य दिया था। हुमायूं को दिल्ली तथा लाहौर मिला था। तो हम पढ़ते हैं जो हुमायूं है इनको दिल्ली तथा लाहौर मिला था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो कामरान है इनको काबुल तथा कंधार दिया गया। इनको काबुल व कंधार मिला था, जो दोनों के दोनों अफगानिस्तान में हैं। जो अस्करी है इनको राजस्थान और पंजाब वाला संभल वाला पार्ट मिला था। इसके बाद हम हिंदाल पढ़ते हैं, हिंदाल को राजस्थान के अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी गई थी। तो देखिए
बाबर ने अपने वसीयतनामे में लिखा था उसके चारों बेटों को बराबर बराबर साम्राज्य दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसके चारों बेटों में बाबर का सारा साम्राज्य बराबर बराबर बांट दिया गया। अब देखिए, हुमायूं को इसलिए जाना जाता है क्योंकि हुमायूं ने अपने पिता के कहे अनुसार अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर साम्राज्य विस्तारित कर दिया, अकेले ने सारा साम्राज्य नहीं रखा। इसके बाद जब हम आगे हुमायूं को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं जब हुमायूं राजा बना था, तो हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी छोटी सी बता देता हूँ, सिर्फ समझ लीजिए। जब हुमायूं राजा बना था तो ये बताया जाता है उस समय लगभग पूरा का पूरा जो उत्तर भारत था वो मुगलों के अधीन था, सिवाय किस किस के, मुगलों के पास बंगाल नहीं था, मुगलों के पास गुजरात नहीं था, और मुगलों के पास बिहार नहीं था, बिहार का चुनारगढ़ वाला पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे हुमायूं ने क्या किया, एक एक करके बंगाल को और गुजरात को जीत लिया। उसके बाद हुमायूं ने अटैक करने की कोशिश की, कहाँ पे, चुनारगढ़ यानी कि बिहार के ऊपर। जैसे ही हुमायूं ने बिहार यानी कि चुनारगढ़ पे अटैक किया तो वो हुमायूं वहां पे सफल नहीं हो पाया, और इस समय चुनारगढ़ के किले के अंदर बिहार के अंदर रहता था शेरशाह सूरी। अब जैसे ही शेरशाह सूरी पर अटैक हुआ तो शेरशाह सूरी समझ चुका था जो हुमायूं है वो हुमायूं मुगल वंश के अंदर इस चुनारगढ़ के किले को मिलाना चाहता है। लेकिन शेरशाह सूरी समझ चुका था, जब शेरशाह सूरी से फर्स्ट टाइम हार हुई थी हुमायूं की, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी समझ चुका था जो हुमायूं है ये सिर्फ नाम का मुगल शासक है, इसमें इतनी पावर नहीं है या इसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने एक सपना ले लिया, और वो ये था शेरशाह सूरी ने यहाँ पे ये ड्रीम देखा क्यों ना वो दिल्ली के ऊपर अटैक करेगा और दिल्ली पे अटैक करके मुगल वंश को जीत लेगा, यानी कि दिल्ली पे अटैक करके मुगल वंश को मिला लेगा या फिर दिल्ली को जीत के दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। और सेम ऐसा ही किया शेरशाह सूरी ने। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1539 की, हम पढ़ते हैं बात है 1539 की। 1539 में क्या हुआ, क्या 1539 में बिहार के चुनारगढ़ से जो शेरशाह सूरी था वो शेरशाह सूरी निकला अटैक करने के लिए, कहाँ पे, दिल्ली पे अटैक करने के लिए। और दिल्ली को बचाने के लिए हुमायूं अपनी सेना लेके बिहार की तरफ चल निकला, और दोनों की सेना बीच में चौसा नामक स्थान पे आपस में टकराई, और 1539 में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, जिस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था, एक तरफ तो थे शेर शाह सूरी, इस युद्ध में एक तरफ थे शेर शाह सूरी और दूसरी तरफ इस युद्ध में थे हुमायूं, दूसरी तरफ इस युद्ध में थे हुमायूं। तो देखिए, जो ये चौसा का युद्ध था, जो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी है इनकी जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। चाहे हुमायूं मुगल शासक हो, शेरशाह सूरी ये बात समझ चुका था। तो देखिए, इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई। हम आपको एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी सारी बुकों में आपको इसका नाम शेर खां लिखा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं शेर खां नाम इसी का था, इसी को शेरशाह सूरी बोला जाता है। हालांकि जब ये युद्ध हुआ था, जब इसका नाम शेर खां ही था, ये दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद इसने सूरी वंश की स्थापना की है और शेरशाह सूरी नाम रखा है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम के लिए, वो गौर से सुन लीजिए क्या है। तो देखिए, जो ये चौसा का युद्ध है ये एक नदी के किनारे लड़ा गया था, और उस नदी का नाम क्या था, इस नदी का नाम था करमनासा नदी। तो गौर से देखिए एक बार, जो ये युद्ध था, ये युद्ध लड़ा गया था एक नदी के किनारे, जिस नदी का नाम था करमनासा नदी। अब मैं आपको बता दूं, जो ये करमनासा नदी है, जब ये युद्ध हुआ इसमें हुमायूं की हार हुई, शेरशाह की जीत हुई। और शेरशाह सूरी ने क्या सोचा, क्यों ना हुमायूं को अभी मार दिया जाए, अगर मार दिया तो पूरा का पूरा उत्तर भारत शेरशाह सूरी को मिल जाएगा। तो शेरशाह सूरी हुमायूं को मारने के लिए आगे बढ़ा। हुमायूं ने क्या किया, इस करमनासा नदी में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हुमायूं को तैरना भी नहीं आता था। तो जैसे ही हुमायूं इस करमनासा नदी में कूदा और अपनी जान बचाने की कोशिश की या फिर डूबने लगा, तो वहां पे डूबते हुए हुमायूं को एक व्यक्ति ने देख लिया। वहां पे एक नाविक जा रहा था नाव लेके, एक भिश्ती, जिसको निजाम भिश्ती बोला गया है इतिहास में। तो उस निजाम भिश्ती ने क्या किया, डूबते हुए हुमायूं को बचा लिया।
और जैसे ही डूबते हुए हुमायूं को बचाया तो हुमायूं को ये दूसरा जीवन दान मिला था उस व्यक्ति के हाथों। हुमायूं खुश हुआ और उस व्यक्ति को लेके अपने साथ दिल्ली चला गया अपने दरबार में, और गिफ्ट में उस निजाम भिश्ती को क्या दिया, उसको एक दिन का बादशाह बना दिया दिल्ली का। तो इतिहास में ये याद रखा जाता है। एज पर एग्जाम्पल आपने अनिल कपूर की नायक मूवी देखी होगी जिसको एक दिन का सीएम बनाया गया था, वैसे ही यहाँ पे एक दिन का बादशाह बनाया गया। और उस निजाम भिश्ती ने भी क्या किया, एक दिन का बादशाह बनते ही आपके लिए एक क्वेश्चन बना के चला गया। और वो क्वेश्चन उसने क्या बना दिया, उसने एक दिन का बादशाह बनते ही उसने चमड़े के सिक्के चला दिए, और चमड़े के सिक्के चलाते ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इतिहास में चमड़े के सिक्के किसने या फिर किसके शासन काल में चले थे, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कर्मनासा नदी में लड़ा गया। इस नदी में जब हुमायूं डूबने लगा तो हुमायूं की हेल्प जो की थी, डूबते हुए हुमायूं की हेल्प की थी निजाम भिश्ती ने। निजाम भिश्ती ने डूबते हुए हुमायूं की हेल्प किसने की थी, निजाम भिश्ती ने हेल्प की थी। अब देखिए निजाम भिश्ती को इस हेल्प के बदले एक दिन का बादशाह बनाया गया। निजाम भिश्ती को दिल्ली का बादशाह बनाया गया, दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया गया, दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया गया। तो हम पढ़ते हैं निजाम भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया गया। और इसने क्या किया, बादशाह बनने की याद में, इसने क्या किया, बादशाह बनने की याद में चमड़े के सिक्के चला दिए, बादशाह बनने की याद में चमड़े के सिक्के चला दिए, बादशाह बनने की याद में चमड़े के सिक्के इंट्रोड्यूस कर दिए। तो हम पढ़ते हैं चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे, निजाम भिश्ती ने। किसके शासन काल में चले थे, हुमायूं के शासन काल में। अब आपको ये बात याद रखनी होगी। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए जैसे ही हुमायूं ने अपनी जान बचाई और हुमायूं जान बचा के पहुंच गया दिल्ली, इसके बाद अब शेरशाह सूरी को ये लगने लगा था, शेरशाह सूरी को ये लगा जो हुमायूं है वो हार चुका है। अब शेरशाह सूरी ने ठान लिया था कि अब सेना लेके शेरशाह सूरी क्या करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा कहां पे जाके, दिल्ली के ऊपर। और शेरशाह सूरी ने फिर वही किया, अपनी सेना को संगठित करके शेरशाह जो सूरी था वो दिल्ली की तरफ बढ़ चला था। और जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ चला, हुमायूं को पता चला शेरशाह सूरी दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो हुमायूं ने क्या किया, अपनी सेना लेके वापस शेरशाह सूरी को रोकने के लिए चल निकला। और 1540 में कन्नौज के यहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। HSSC में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1540 की। 1540 में एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम था कन्नौज का युद्ध, जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज। या इसी का एक नाम है बिलग्राम का युद्ध, इसी को बोला जाता है बिलग्राम का युद्ध। तो आप याद रखोगे, आपसे कन्नौज पूछ लिया जाए या आपसे बिलग्राम पूछ लिया जाए, बात एक ही होगी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये जो युद्ध था ये वही युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत और हुमायूं की हार हुई थी। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत और हुमायूं की हार हुई थी। तो हम पढ़ते हैं इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं अपनी जान बचा के भारत से भाग गया। तो ये वो निर्णायक युद्ध था जिसने ये डिसाइड कर दिया था अब भारत में हुमायूं नहीं बल्कि शेरशाह सूरी शासन करेगा। और सेम ऐसा ही हुआ और यहीं से आपका सूर्यवंश स्टार्ट होता है। लेकिन मैं अब क्लास में सूर्यवंश स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मुगल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं जाके लास्ट में मुगलों के हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। तो आइए हम भी हुमायूं के साथ साथ चलते हैं। तो देखिए हुमायूं ने अपनी जान बचा के यहां से भाग गया। तो हम पढ़ते हैं 1541 में, हम पढ़ते हैं हुमायूं अपनी जान बचा के यहां से भागा और 1541 में अमरकोट पहुंच गया। 1541 में अमरकोट पहुंच गया। अब ये अमरकोट कहाँ पे है, अब तो पाकिस्तान में है, उस समय अमरकोट राजस्थान में पड़ता था। तो हम पढ़ते हैं अमरकोट में गया किसके पास है, अमरकोट के राजा के पास। और अमरकोट के राजा का नाम क्या था, वीरसाल। तो हम पढ़ते हैं अमरकोट के राजा के पास पहुंच गया जिस राजा का नाम था वीरसाल। तो हम पढ़ते हैं हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए राजस्थान के राजा
अमरकोट, राजस्थान के अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पे चला गया और वहां पे जाके इसने शरण ले ली, यानी कि वहां पे जाके रहने लगा। अब जैसे ही हुमायूं वहां पे जाके रहने लगा तो वहां इसने क्या किया, अपने छोटे भाई, इसने क्या किया, अपने छोटे भाई जिसका नाम था हिंदाल, इसने वहां पे क्या किया, अपने छोटे भाई हिंदाल का एक गुरु था, जिस गुरु की एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था हमीदा बानू, जिसका नाम था हमीदा बानू। तो हम पढ़ते हैं अपने गुरु की बेटी जिसका नाम था हमीदा बानू। तो गौर से सुनिए, जैसे ही ये अमरकोट गया तो वहां पे इसने क्या किया, अपने छोटे भाई हिंदाल का एक गुरु था जिसका नाम था मीर बाबा अकबर अली, और उस मीर बाबा अकबर अली की एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था हमीदा बानू, और इसने क्या किया, हमीदा बानू के साथ में विवाह कर लिया, शादी कर ली। तो हम पढ़ते हैं हमीदा बानू के साथ में विवाह कर लिया, और ये विवाह किसने किया था, हुमायूं ने। हुमायूं ने हमीदा बानू बेगम के साथ में विवाह कर लिया। अब जैसे ही 1541 में विवाह किया, इसके अगले ही साल हम पढ़ते हैं 1542 में इसी हमीदा बानू बेगम की कोख से, इसी हमीदा बानू बेगम की कोख से अकबर का जन्म हुआ। तो हम पढ़ते हैं अकबर का जन्म हुआ, अकबर ने जन्म लिया, अकबर का जन्म हुआ। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं, बात है 1543 की, अगले ही साल हुमायूं ने क्या किया, 1543 में हुमायूं एक साल के अकबर को, यानी अगले ही साल एक साल के अकबर को उसकी दाई माँ के पास छोड़ गया, अकबर को उसकी दाई माँ के पास छोड़ गया। और दाई माँ का नाम क्या था, सभी को पता है, अगर सीरियल देखते होगे तो महामंगा, ये नाम शायद सभी ने सुना होगा जोधा अकबर के अंदर। तो हम पढ़ते हैं ये अकबर की दाई माँ का मतलब है अकबर का पालन पोषण करने वाली। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं अकबर का जो पालन पोषण था वो महामंगा ने किया था। तो अकबर यहाँ पे हुमायूं ने क्या किया, 1543 में एक साल के अकबर को उसकी दाई माँ के पास छोड़कर अपनी बीवी को लेकर ईरान की तरफ चला गया। पहले दिल्ली से अमरकोट आया, फिर अमरकोट से ईरान की तरफ चला गया। अब जैसे ही ईरान में पहुंचा तो ईरान में वहां पे ईरान का एक राजा था, जिस राजा का नाम था ईरान का शाह। तो वहां पे सिया वंश का एक शाह कोई राजा था ईरान का। तो हुमायूं ने जाके वहां पे अपनी आप बीती बताई कि वो भारत का एक बड़ा राजा हुआ करता था मुगलों का, और धोखे से उसको हरा दिया गया, तो वो ईरान के शाह की मदद लेने आया है। तो ईरान के शाह ने हुमायूं के सामने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी, शर्त ये रख दी कि आपको सिया वंश कबूल करना होगा, सिया पंथ। तो गौर करें, मैंने जब इस्लाम पढ़ाया था तो सुन्नी और सिया पढ़ाया था। तो जो ये मुगल थे ये सुन्नी वंश के थे, और जो ईरान देश है उसमें सारे सिया वंश के लोग हैं। तो वहां ईरान के राजा ने इसके सामने शर्त रखी, इसको सिया धर्म कबूल करना होगा। तो यहाँ पे हुमायूं को तो हेल्प चाहिए थी, हुमायूं ने सिया वंश कबूल कर लिया, यानी कि सिया धर्म कबूल कर लिया, सिया पंथ कबूल कर लिया। और उस ईरान के शाह ने क्या किया, हुमायूं को अपनी सेना दे दी, यानी कुछ सेना हुमायूं के दे दी उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं से हुमायूं ने फिर से अपना विजय अभियान चला दिया, और सबसे पहले अपने भाई पर ही अटैक कर दिया, कामरान पर, जिसके पास काबुल और कंधार था। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1545 की, बात है 1545 की। तो 1545 में हुमायूं ने कामरान पर अटैक कर दिया, हुमायूं ने कामरान पर आक्रमण कर दिया। और जो ये कामरान पर आक्रमण करके काबुल और कंधार को जीत लिया, कामरान पर अटैक करके काबुल व कंधार को जीत लिया, काबुल व कंधार को जीत लिया 1545 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं हुमायूं लगातार जीतता गया। इसके बाद कुछ ही साल बाद यानी 1550 में हुमायूं ने पेशावर और सिंध को भी जीत लिया, हुमायूं ने पेशावर व सिंध को भी जीत लिया, यानी एक एक करके हुमायूं जीत रहा था। हुमायूं ने पेशावर और सिंध को जीत लिया। इसके बाद 1554 में हुमायूं लगभग इंडिया में भी पहुंच चुका था। तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडिया में 1554 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। ये मच्छीवाड़ा कहाँ पे है, तो गौर से देखिए, ये मच्छीवाड़ा है कश्मीर के पास में।
तो हम पढ़ते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? एक तरफ शेरशाह सूरी वंश के कोई सेनापति थे जिनका नाम था नसीब खान। तो हम पढ़ते हैं एक तरफ नसीब खान थे, नसीब खान, और दूसरी तरफ यहाँ पे हुमायूं था। तो हुमायूं ने क्या किया? इस शेरशाह सूरी वंश के नसीब खान को हरा दिया और हुमायूं की जीत हो चुकी थी। यानी हुमायूं लगभग इंडिया में एंटर कर चुका था। अब हुमायूं को वापस अपनी दिल्ली की गद्दी लेनी थी शेरशाह सूरी यानी सूरी वंश से। लेकिन शेरशाह सूरी तो मारा जा चुका था, उसके वंशज शासन कर रहे थे जिनमें सिकंदर सूर गद्दी के ऊपर बैठा था। तो 1555 के अंदर, 1555 में दिल्ली की गद्दी के लिए फिर एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध। आपको एक ये युद्ध जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, तो आप याद रखोगे सरहिंद का युद्ध। और जो ये सरहिंद का युद्ध था ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था, एक तरफ थे हुमायूं और दूसरी तरफ सरहिंद के युद्ध के अंदर कौन थे? सिकंदर सूर। ये सिकंदर सूर कौन थे? सूरवंश के अंतिम शासक थे। ये सूरवंश के अंतिम शासक थे। सिकंदर सूर को मार दिया और हुमायूं ने अपनी खोई हुई गद्दी को वापस पा लिया और हुमायूं की जीत हुई। जैसे ही हुमायूं की जीत हुई, अब भारत में फिर से मुगल वंश की नींव डाल दी गई और सूरी वंश को खत्म कर दिया गया। यहीं से हम पढ़ते हैं जो हुमायूं है, यहीं से हम पढ़ते हैं हुमायूं ने क्या किया? दिल्ली के निकट, हुमायूं ने दिल्ली के पास एक नगर बसाया, एक नगर बसाया। और इस नगर का नाम क्या था? इस नगर का नाम था दीन पनाह। इसका नाम था दीन पनाह। इस नगर का नाम था दीन पनाह। तो हुमायूं ने ये दीन पनाह नामक नगर बसाया और यहीं पे ये बताया जाता है, बात है 1556 की। तो यहीं पे हम पढ़ते हैं, बात है 1556 की। 1556 में इसी दीन पनाह है में के अंदर एक पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी का नाम था शेर ए मंडल। जिस लाइब्रेरी का नाम था शेर ए मंडल। तो देखिए, जो ये दीनपना शहर था, बात है 1556 की, इसी दीनपना में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था शेर ए मंडल। इसकी सीढ़ियों से गिर गया हुमायूं। तो हम पढ़ते हैं, इसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हो गई। इसकी सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गई। सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई किसकी? हुमायूं की। हुमायूं मारा गया। तो हम पढ़ते हैं हुमायूं की डेथ हुई सीढ़ियों से गिर के। देखिए, डेथ तो मैंने बताई थी लगभग सभी की हुई है। अब आपको बता दूं, आपसे एग्जाम में डेथ नहीं बल्कि जिसकी स्पेसिफिक रीजन की वजह से डेथ होती है वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। एज पर एग्जाम्पल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, जैसे घोड़े से गिर के किसकी मृत्यु हुई, तो आपने आंसर किया था कुतुबुद्दीन ऐबक की। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए सीढ़ियों से गिर के किसकी मृत्यु हुई, तो आप आप ये करेंगे आंसर, सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई। आपसे पूछ लिया जाए लकड़ी के महल के नीचे दब के किसकी मृत्यु हुई, तो आपने आंसर क्या किया था वहां पे? मोहम्मद बिन तुगलक की, सॉरी गियासुद्दीन तुगलक की। अब देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा हुमायूं की डेथ हुई। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। देखिए, इनके मकबरे जरूर याद रखेंगे आप। तो हम पढ़ते हैं हुमायूं का मकबरा। तो जो हुमायूं का मकबरा है, हम पढ़ते हैं हुमायूं का जो मकबरा है, ये मकबरा दिल्ली के अंदर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और दिल्ली में इसका मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। तो हम पढ़ते हैं इसकी एक बेगम थी जिसका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम ने इसका मकबरा बनवाया था। साथ में आप इसकी आत्मकथा भी याद रखेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इसकी जो आत्मकथा थी, उस आत्मकथा का नाम था हुमायूं नामा। उसका नाम था हुमायूं नामा। और ये हुमायूं नामा किसने लिखी थी? इसकी सौतेली बहन ने लिखी थी। इसकी सौतेली बहन ने लिखी थी, जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। जिसका नाम था गुलबदन बेगम। जिसका नाम था गुलबदन बेगम। तो हम पढ़ते हैं इसकी सौतेली बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इसने क्या किया था?
आत्मकथा लिखी थी हुमायूं नामा, जो इसकी सौतेली बहन ने लिखी थी। तो ये हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में, और हुमायूं से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में अकबर महान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HSSC जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लीजिए।